गोपी, आपको क्या लगता है ये मोरबी जो है ये चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि इसको लेकर बयानबाजियां तो तेज हैं। देखिए, बिल्कुल मोरबी जो है वो लगातार जिस तरीके से राजनीति हो रही है, और मोरबी जो हादसा हुआ है, 135 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, और उस हादसे में इतने ज्यादा लोगों की मौत के बाद लगातार लोगों का जो गुस्सा था वो प्रशासन को लेकर था कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और रख रखाव की अगर जिम्मेदारी दी गई थी तो वो जिम्मेदारी ठीक से चल रही है या नहीं, उसका पालन किया गया है या नहीं, उसको क्यों मॉनिटर नहीं किया गया। क्योंकि जिस तरीके से वहां से चीफ फायर ऑफिसर का स्टेटमेंट आया था कि जो एनओसी लेना चाहिए था वो एनओसी नहीं लिया था। तो अब सवाल यही आ रहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, 135 जिंदगियां पानी में डूब गई, और क्यों उसके बाद सारी चीजों को लेकर अब ये बातचीत हो रही है। जब 5 दिनों तक ब्रिज खुला हुआ था तब प्रशासन ने कार्यवाही क्यों नहीं की। तो इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो गुजरात चुनाव पे जरूर दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्रशासन को लेकर 27 सालों से गुजरात में बीजेपी का शासन है। अगर पालिका में वहां पे देखें तो वहां पे भी बीजेपी का शासन है। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि लोग अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी जिसे कह सकते हैं कि लोगों को ये लग रहा है गुजरात के अंदर कि अगर परिवर्तन होता है या परिवर्तन की बात होती है तो लोग उसे सुनते हैं, लोग उसका समझना चाहते हैं। क्योंकि 2017 में भी जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन हुआ था, एक विरोध गुजरात के अंदर खड़ा हुआ था। हालांकि इस 5 सालों में ऐसा कोई विरोध गुजरात के अंदर सामाजिक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारों ने आंदोलन किया, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उन लोगों ने आंदोलन किया। तो लगातार अलग अलग लोगों के जरिए आंदोलन किए गए, और यहाँ तक कि ये जो सारी चीजें थी, गुजरात सरकार जो है कल शाम तक उन्होंने जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को कहीं पे जो फिक्स का इश्यू था या उनको कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उन लोगों के मुद्दों को कल शाम तक सॉल्व किया है। तो अब कहीं ना कहीं गुजरात सरकार जो है उनको भी पता है कि 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे अब बीजेपी किस तरीके से उसका जवाब ढूंढेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा बहुत ज्यादा ही खोला है। कई प्रचार वो कर रहे हैं और इसी बात को कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए और फ्री की बात भी होनी चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है। वही हिमाचल प्रदेश और गुजरात से पहले 6 राज्यों में आज चुनावी शक्ति परीक्षण चल रहा है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग चल रही है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, उत्तर प्रदेश की गोला, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा की आदमपुर और तेलंगाना की मुनेगोडे और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। यूपी की गोला सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है। उनकी टक्कर पूर्व विधायक और सपा कैंडिडेट विनय तिवारी से। वहीं महाराष्ट्र की जो अंधेरी ईस्ट की सीट है वहां पर उद्धव ठाकरे का बड़ा इम्तिहान है। शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन से ये सीट खाली हुई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दिवंगत लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को इस सीट से उम्मीदवार बनाया। वहीं बिहार की मोकामा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। 4 बार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सजा मिलने के कारण मोकामा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यहां से आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी से सोनम देवी होंगी। बिहार की दूसरी सीट गोपालगंज, जहां बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। उपचुनाव में सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा गया और उनके सामने आरजेडी के मोहन गुप्ता है। बहुजन समाज पार्टी के इंदिरा यादव और असलम मुख्य चुनौती पेश करेंगे। तो उपचुनाव 2022 जहां पर देखिए हमने आपको विस्तार से बताया, अमन गिरी जो कि बीजेपी की तरफ से और उनके सामने होंगे विनय तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से। गोला ये सीट जहां पर उनके बेटे को उतारा गया है, बीजेपी का कब्जा था इस सीट पर और अमन गिरी को यहां टिकट दिया गया है और सामने है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी।